हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है गति और गति के प्रकार, यानी कि गति को कहते हैं अपन इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरी साइंस कराऊँगा, यानी कि फिजिक्स भी कराऊँगा, केमिस्ट्री भी कराऊँगा और आपको क्या कराऊँगा, बायो भी कराऊँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपको मेरे यूट्यूब पे यहीं पे कराए जाएंगे। बहुत ही सॉलिड तरीके से कराए जाएंगे। समझ में आए तो कहना कि हमारे समझ में नहीं आया, और प्लीज़ भाइयों वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, देखते हो तो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो को उसको नोट्स बनाने पड़ते हैं, PDF बनानी पड़ती है, फिर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, फिर थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर आपकी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर तब जाके आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो एक लाइक तो बनता है ना यार, आप देखते हो तो लाइक कर दिया करो, क्या जाता है लाइक करने में। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या गति, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में, उसके स्थान में अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, गति है। जैसे मान के चलो, आज कोई वस्तु यहाँ पे अभी, और थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गई, 3 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गई, 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गई, तो लगातार उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और वो किसके साथ हो रहा है, समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, अपन गति बोलते हैं। मान के चलो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा होता, जैसे कि वस्तु मेरी यहाँ है, 1 सेकंड बाद भी यहाँ है, 2 सेकंड बाद भी वो यहीं है, 3 सेकंड बाद भी वो यहीं पड़ी है, 4 सेकंड बाद भी वो यहीं पड़ी है, यहाँ से खिसक ही नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको गति नहीं बोल सकते, वो विरामावस्था होती है उसकी। क्या होती है वो, उसकी विरामावस्था होती है। विरामावस्था में क्या होता है कि समय तो हमारा चेंजेबल होता रहता है, लगातार समय तो चलता रहता है। समय कभी रुकता है क्या किसी के लिए, नहीं रुकता ना। तो समय तो भैया अपना चलता रहेगा और चलता ही रहता है, लेकिन वो जो वस्तु होती है उसकी स्थिति और स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होती है, गति होती है। गति एक भौतिक राशि ना होकर क्या होती है, एक घटना है। गति एक भौतिक राशि नहीं है, बल्कि गति क्या है, एक घटना है। इसलिए गति का कोई मात्रक नहीं होता है। गति जो होती है वो मात्रकहीन राशि है, क्योंकि गति एक घटना है, एक घटना है, एक घटना है। गति का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि गति कोई भौतिक राशि नहीं होती, और मात्रक हमेशा भौतिक राशियों के होते हैं। और भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियाँ अपनी होती हैं जैसे कि लंबाई है अपनी, जैसे L से डिनोट करते हैं, अपना ताप है T है, टेम्परेचर है, हैं अपना दूरी है, और अपना ये सारी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि गति एक सापेक्ष राशि होती है। गति एक क्या होती है, गति एक सापेक्ष राशि होती है। और सापेक्ष राशियाँ क्या होती हैं, क्या होता है सापेक्ष राशि का मतलब, सापेक्ष राशि का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो ये 2 व्यक्ति हैं और ये एक कोई वस्तु है, तो इन दोनों व्यक्तियों के नज़रिए से ये वस्तु अगर अलग अलग है तो ये होती है सापेक्ष राशि। यानी कि कोई अगर वस्तु 2 आदमियों के लिए अगर भिन्नता प्रदर्शित कर रही है तो वो सापेक्ष राशि होती है। जैसे मैं अगर टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर से समझाऊँ आपको, कि जैसे कोई गिलास में कोई गर्म दूध रखा हुआ है, क्या रखा है, गर्म दूध रखा हुआ है। और अब इसको मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे, कि जैसे चलती हुई बस में यात्री एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, परंतु सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष यात्री एवं बस गतिशील है। जैसे मान के चलो ये कोई बस है, इसमें यात्री बैठ के जा रहे हैं, एक ये यात्री बैठा है इसमें, एक ये यात्री बैठा है इसमें, 2 सीटें हैं, इस पर दोनों यात्री बैठे हैं। तो जब बस चल रही है ना, तो ये दोनों जो यात्री हैं बस में तो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे स्थिर नजर आएंगे कि हाँ भैया हम स्थिर बैठे हैं। लेकिन अगर ये दोनों लोग अगर बाहर की साइड देखेंगे, या बाहर की साइड जो व्यक्ति खड़ा है
वो इस बस की तरफ देखेगा तो इनको एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील नजर आएंगे, गति में नजर आएंगे, स्थिर नजर नहीं आएंगे। तो ये ही होती है क्या, सापेक्षता। सेकंड एग्जांपल बताऊं तो जब हम वाहन में यात्रा करते हैं तो हमें बाहर की वस्तुएं, पेड़ पौधे गतिशील नजर आते हैं। तो देखा होगा आपने, जब अपन किसी बस या ट्रेन में जा रहे होते हैं तो बाहर क्या लगे होते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, या स्थान या फिर सॉरी आदमी होते हैं। तो जब अपन यहाँ से देखते हैं इसमें से बाहर, तो ये पेड़ पौधे, व्यक्ति हमें क्या नज़र आते हैं, गतिशील नज़र आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ दौड़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, हमारे बस के साइड साइड में बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। देखा होगा ना आपने। हाँ, तो वही चीज़ है, यही होती है सापेक्ष राशियों की कहानी। तो गति एक सापेक्ष राशि है। ठीक है, हो गया क्लियर। आ जाओ, यदि कोई वस्तु, कण, पिंड समय के साथ स्थिति में बदलाव नहीं करता है तो इसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। समझा ही चुका मैं इस चीज़ को कि यदि कोई चीज़ समय के साथ स्थिति में अपनी में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ओके, अब देखो, अब क्या है, दिशा के आधार पर गति के प्रकार, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से अब हम क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारी जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक विमीय गति यानी कि सरल रेखीय, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि 1D, 2D और 3D। 1D या एक विमीय सरल रेखीय गति क्या होती है, ऐसी गति जो ओनली एक अक्ष के अनुदिश होती हो, यानी कि ओनली एक अक्ष, जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश हो रही है, या ओनली वाई अक्ष के अनुदिश हो रही है, या ओनली जेड अक्ष के अनुदिश हो रही है। तो एक ही अक्ष के अनुदिश होने वाली जो गति होती हैं वो हमारी एक विमीय या सरलरेखीय गति होती हैं। यह गति रेखा, तल, आकाश में संभव है। यानी कि ये गति जो है वो एक रेखा में भी हो सकती है, एक हमारे सरफेस यानी कि तल में भी हो सकती है, और हमारे आकाश में भी संभव है ये गति, यानी कि तीनों वहाँ पर संभव है। अब अगर मैं बात करूँ द्विविमीय गति की, तो इस गति में 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। कौन सी गति में, द्विविमीय गति में। द्विविमीय गति में 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो ये 2 अक्ष हो गए। तो इन 2 अक्षों के सापेक्ष जो गति होगी वो हमारी 2D होगी, यानी कि 2 डायमेंशनल होगी, द्विअक्षीय गति होगी। यह गति तल या आकाश में संभव है। अब देखो, जो द्विविमीय गति होती है ना, वो ओनली तल यानी कि सरफेस और आकाश यहीं पे संभव है। सरल रेखा में कभी भी द्विविमीय गति पॉसिबल नहीं है। सरल रेखा में कभी भी द्विविमीय गति पॉसिबल नहीं है, होगी ही नहीं सरल रेखा में द्विविमीय गति। ठीक है, अब मैं बात करूं त्रिविमीय गति की, यानी कि 3 डायमेंशनल की। तो इस गति में तीनों अक्षों की आवश्यकता होती है। यह गति केवल आकाश में संभव है। यह गति केवल आकाश में संभव है। तो ऐसी गति जो तीनों अक्षों में होती है, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अक्ष कोई सा भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक्स अक्ष यहीं पे मानूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं एक्स अक्ष यहाँ पे भी मान सकता हूँ, यहाँ पे भी मान सकता हूँ, यहाँ पे भी मान सकता हूँ, वाई अक्ष यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जेड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी कोई सा अक्ष मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो किससे पड़ता है, किसी से नहीं पड़ता। त्रिविमीय गति देखो, इस गति में तीनों अक्षों की आवश्यकता होती है। यह गति केवल आकाश में संभव है। यह गति केवल ओनली आकाश में हो सकती है। ये वाली गति कौन सी गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूंगा अगर किसकी, एक विमीय गति की। एक विमीय गति की बात करूंगा अगर मैं, तो एक विमीय गति की अगर हम उदाहरण देखें तो जो ये एग्जाम्पल होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर एग्जाम्पल्स पूछता है आपको पेपर में, ये नहीं पूछता कि एक विमीय गति क्या होती है, परिभाषा लिख दीजिए साहब। अब परिभाषा कहाँ से लिखोगे तुम, OMR में पेपर होता है, गोला काड़ा करना होता है। ठीक है, तो एक विमीय गति की अगर हम उदाहरणों की बात करें तो देखो, ये मैंने जो ये बना रखे ना, ये इंडिकेट करते हैं कि एक विमीय गति जो होती है वो हमेशा सरल रेखा में होती है। अब सरल रेखा कैसे भी हो सकती है, ऐसे 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 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, सरल रेखा होनी चाहिए, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। सीधी लाइन चाहे वो कैसी भी हो, पर सीधी लाइन होनी चाहिए। तो एक सीधी लाइन सरल रेखा में होने वाली गति एक विमीय गति होती है। इसके उदाहरणों की अगर मैं बात करूँ, उदाहरण नंबर 1, पतले तार पर चींटी की गति। किस पर, एक तार है कोई, इस पर चींटी भैया अपनी जा रही है। कौन जा रही है, चींटी जा रही है।
तो पतले तार पर चींटी की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, कोई सीधी सीधी पटरी है उन पर सीधी सीधी रेलगाड़ी चल रही है तो भैया एक विमीय गति होगी। अगर हाँ रेल अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो फिर वो उस कंडीशन में एक विमीय गति नहीं रहती, वो चली जाती है आपकी द्विविमीय गति के अंदर। मशीन की सुई की गति, मशीन की सुई कैसे चलती है, ऊपर नीचे चलती है ना, यूँ धक 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 धक, तो ऐसे चलती है ना मशीन की सुई, तो वो भी एक विमीय गति होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति हमेशा सरल रेखीय होती है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछी जाती है कि प्रकाश की जो गति होती है वो सरल रेखा में होती है और एक विमीय गति होती है। ऐसे मत सोचो कि जो हमारा बल्ब लग रहा है वो चारों दिशाओं में हमें रोशनी दे रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है, ये तो है, लेकिन जो उसका जो प्रकाश है वो एक विमीय ही होता है, सरल रेखीय ही होता है। ठीक है। धागे में पिरोए गए मोती की गति, जैसे ये धागा है इसमें हम मोती पिरो रहे हैं ऐसे, तो वो सीधा जाएगा ना, इसमें सीधा जाएगा इसमें, तो धागे में पिरोए गए मोती की गति। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद की गति अथवा ऊर्ध्वाधर गिराई गई गेंद की गति। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई या गिराई गई गेंद की गति, जैसे मान के चलो ये कोई इंसान है, ये कोई गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, और ये कोई ऊपर बैठा इंसान है, ये नीचे की ओर उस गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, तो ये भी गति कौन सी गति हो जाएगी अपनी, ये भी गति अपनी हो जाएगी एक विमीय गति। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी किसी चीज को फेंकना, और सीधी किसी चीज को फेंकना या गिराना एक विमीय के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में रहेंगे, आपको याद रहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या था, पहला एग्जाम्पल था अपना पतले तार पर चींटी की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, मशीन की सुई की गति, प्रकाश की गति, धागे में प्रयोग हुई मोती की गति, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद की गति अथवा ऊर्ध्वाधर गिराई गई गेंद की गति। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक विमीय गति के उदाहरण। अब आ जाते हैं हम किस पर, द्विविमीय गति के उदाहरणों पर। तो द्विविमीय गति के उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो द्विविमीय गति के उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है इसका सांप की गति। सांप कैसे लहरा लेता है, सांप ऐसे होता है ना, ऐसे चलता है ना सांप, तो जो सांप की गति है वो द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होती है, जब अपन किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं ना, तो ये प्रक्षेप्य गति होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये क्या होती है, प्रक्षेप्य गति होती है। वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति होती है ऐसी वाली गति, ये भी द्विविमीय होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस में गेंद की गति, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस में गेंद की गति, बैडमिंटन में कॉक की गति, चक्का फेंक, भाला फेंक की गति, ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति। तो मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ जिसका नाम है, बड़ा ही प्यारा शब्द है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपकी गति आएंगी वो सारी की सारी द्विविमीय गति में आएंगी। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो द्विविमीय गति के अंदर हमारी लाई करेंगी। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें जितनी हैं वो द्विविमीय गति के अंतर्गत आएंगी। सरल व पिंडलोलक की गति, किसकी गति, सरल व पिंडलोलक की गति। जो अपना क्या होता है, जो अपना पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, पेंडुलम कैसा होता है, पेंडुलम ऐसा होता है ना, ये पेंडुलम होता है, ये क्या होता है, पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम कैसे गति करता है, ऐसे गति करता है ना पेंडुलम, ऐसे 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 ऐसे, ये पेंडुलम की जो गति होती है ये भी द्विविमीय गति होती है। और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार की गति, मौत का कुआं तो देखा होगा सबने, दशहरा देखने जाते हो, तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार की गति। डोरी से पत्थर को बांधकर घुमाने पर होने वाली गति, जैसे ये अपनी कोई डोरी है, इससे अपने पत्थर बांध लिया, तो जब अपन इसको चारों दिशाओं में घुमाते हैं ना, ऐसे पकड़ के घुमाया होगा बचपन में, तो जो ये वाली गति होती है ये भी द्विविमीय गति होती है। घूमदार पटरी पर रेल की गति, घूमदार पटरी का मतलब है ऐसे जो पटरियाँ होती हैं ना, इन पर जब अपन रेलगाड़ी चलती है हमारी, तो वो द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, किसकी गति, बंदूक से छोड़ी गई अपनी गोली की गति भी द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है, बंदूक है, ये आपकी क्या है, बंदूक है। जब अपन इससे गोली छोड़ते हैं ना, तो जैसे मान के चलो ये अपना वृक्ष है, ये अपना वृक्ष है, ये अपना क्या है, वृक्ष है,
इस पर कोई बंदर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो जब अपन गोली यहाँ पे मारते हैं ना तो वो गोली यहाँ पे जाके लगती है। गोली जिस दिशा में डायरेक्ट मारते हैं उस दिशा में नहीं लगती, गोली थोड़ा नीचे जाके लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो गोली होती है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना वो कार्य करता है उस पर, तो गोली थोड़ा नीचे जाके लगती है। ये बात अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कुछ क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको इसमें यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे ओनली ये याद रखना है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली की जो गति होती है वो द्विमीय गति के अंतर्गत आती है। क्षैतिज गति कर रही वायुयान से गिराए गए भोजन के पैकेट या बम की गति। जब कोई जैसे हेलीकॉप्टर जा रहा है या अपना ऊपर, तो इससे जब भोजन का पैकेट नीचे गिराया जाता है ना तो वो गति भी क्या होती है, अपनी द्विमीय गति के अंतर्गत आती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल्स हैं इनके एक विमीय गति, द्विमीय गति, त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन अपने आते हैं उनमें अपने एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स का ही वो क्वेश्चन होता है, उसमें से हमें एक छांटना होता है, वो बोल देता है कि कौन सी द्विमीय गति है, कौन सी एक विमीय गति है, कौन सी त्रिविमीय गति है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें से हमें बताना पड़ता है। ओके, तो ये क्या हो गया, द्विमीय गति हो गई। अब अपन अगर बात करें किसकी, त्रिविमीय गति के उदाहरणों की, तो त्रिविमीय गति के उदाहरण में अगर हम देखें तो एक मिनट, ओके, तो अगर हम देखें किसके त्रिविमीय गति के उदाहरणों में, तो पक्षियों या मधुमक्खी या तितली की गति, किसी गति, पक्षियों, मधुमक्खी या तितली की गति। क्योंकि तितली जो फ्लाई करती है वो धरती पे करती है क्या, नीचे धरती पे थोड़ी करती है, करती तो 3D में ही, मतलब 3 डायमेंशनल में ही करती है ना। तो पक्षियों, मधुमक्खी, तितली की गति। तेज हवा में पतंग की गति अथवा कटी हुई पतंग की गति। पतंग हमेशा कहाँ उड़ती है, ऊपर उड़ती है। नीचे उड़ाते हो कब कभी पतंग, ऊपर ही तो उड़ाते हो, तो आकाश में होती है। तो त्रिविमीय गति कहाँ होती है, आकाश में होती है। गैस के अणुओं की गति, गैस कैसे मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। वायुयान की गति, वायुयान कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है। मछली या पनडुब्बी की गति, मछली या पनडुब्बी की गति। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप कह रहे होंगे कि साहब ये तो पानी में होती हैं मछली और पनडुब्बी, तो ये आपने कैसे बता दिया, 3D में कैसे रख दिया। तो भैया पानी में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, पानी में स्पेस होता है, और उनके फ्लाई करने के लिए, मछलियों के मतलब तैरने के लिए क्या होता है, स्पेस मिल जाता है उनको, इसलिए इसको 3D में इसमें रखा है, त्रिविमीय में। ठीक है, हो गया क्लियर, 1D 2D और 3D। अब अपन का बात करते हैं समय के आधार पर गति के प्रकार। किसके आधार पर, समय के आधार पर गति के प्रकार। तो समय के आधार पर अगर हम गति के प्रकारों की बात करें ना तो 2 प्रकार होते हैं समय के आधार पर। कौन कौन से, एक तो होता है आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, एक होती है अनावर्त गति यानी कि नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो समय के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, आवर्त गति और अनावर्त गति। आवर्त गति अपनी पीरियोडिक मोशन जो होता है वो क्या होता है, तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है। जैसे कि मैं पेंडुलम का उदाहरण अगर देखूं, अगर मैं किसका, पेंडुलम का मैं अगर उदाहरण देखूं तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए ये जो हमारा पेंडुलम है ये 2 सेकंड बाद यहाँ जा रहा है, फिर ये 2 सेकंड बाद यहाँ जा रहा है, फिर ये 2 सेकंड बाद ही यहाँ पे लौट के आ रहा है, फिर ये 2 सेकंड बाद ही यहाँ पे लौट के आ रहा है। तो निश्चित समय के साथ अंतराल को दोहराया जा रहा है। तो ये क्या होती है, आवर्त गति होती है, यानी कि पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, अब अपन घड़ी की बात करें तो घड़ी की जो सुई होती है वो निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है ना। जैसे कि 12 बज गए, यहाँ पर कितने बज गए, 3, यहाँ पर कितने बज गए, 6, यहाँ पर कितने बज गए, 9। ठीक है, तो जो सुइयाँ होती हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही तो दोहराई जाती हैं ना। ये जिस समय अंतराल के बाद यहाँ आएगी उतनी समय अंतराल के बाद यहाँ आएगी, उतनी समय अंतराल के बाद यहाँ जाएगी, उतनी समय अंतराल के बाद यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद फिर वही सीन रहेगा इसका। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति। सरल लोलक की गति, ये पेंडुलम वाली चीज़ मैंने बता दी आपको। उपग्रह की गति के चारों ओर गति, उपग्रह की ग्रह के चारों ओर जो गति होती है वो आवर्त गति के अंतर्गत आता है।
ठीक है, ये हो गई आपकी आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अनावर्त गति की, तो अनावर्त गति की अगर मैं बात करूं, अनावर्त गति की अगर मैं बात करूं तो वह गति जो निश्चित समय में नहीं दोहराई जाती है, निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को नहीं दोहराती है अनावर्त गति, उसे अनावर्त गति कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, खिलाड़ी के द्वारा किसी पार्क के चारों ओर अलग अलग समय में चक्कर लगाना। खिलाड़ी के द्वारा किसी पार्क के चारों ओर अलग अलग समय में चक्कर लगाना, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भैया पार्क है, ये हमारा क्या है, पार्क है। पार्क में कोई ट्रैक बन रहा है, इस पर जो कोई लड़का है वो क्या लगा रहा है, रेस लगा रहा है। तो अलग अलग समय में जब वो अलग अलग चक्कर लगाता है, जैसे मान के चलिए उसने एक चक्कर लगाया 30 मिनट्स में, अब उसने नेक्स्ट जो अगला चक्कर है दूसरा वाला वो लगा दिया 25 मिनट में, थर्ड चक्कर लगाया उसने 35 मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी अनावर्त गति हो जाएगी। यानी कि अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग टाइमिंग में चक्कर लगा रहा है वो, ये क्या होगी, अनावर्त गति होगी। और आवर्त गति क्या हो जाएगी, जैसे कि ये कोई पार्क है, इसमें कोई लड़का चक्कर लगा रहा है, तो 1 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगले घंटे में, दूसरे घंटे में फिर एक चक्कर लगा रहा है, फिर तीसरे घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक एक घंटे के अंतराल से चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, आवर्त गति हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, अनावर्त गति हो जाएगी। तो ये होती हैं आवर्त गति और अनावर्त गति। अब आवर्त गति की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होती है दोलन गति, एक होती है कंपन गति। आवर्त गति के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होती है दोलन गति, एक होती है कंपन गति। ठीक है, अब अपन आगे आगे देखेंगे दोलन गति और कंपन गति क्या होती हैं, तो आगे जाते हैं हम। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो देखो भाई ये आ गई अपनी दोलन गति यानी कि ऑसिलेशन मोशन। दोलन गति को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ऑसिलेशन मोशन। ओके, तो अपन बात करेंगे अब कि दोलन गति क्या होती है। तो देखिए, ऐसी आवर्त गति जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है वह दोलन गति कहलाती है। यानी कि ऐसी गति जिसको कोई एक निश्चित पॉइंट कंट्रोल कर रहा हो, जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है, वो कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है, यानी कि ऑसिलेशन मोशन होता है। या ऐसी गति जिसको एक बिंदु कंट्रोल कर रहा हो, या कैसी गति जिसको एक बिंदु कंट्रोल कर रहा हो, वो कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसके, सरल लोलक यानी कि पेंडुलम, पिंडलोलक, यू आकार की नली में द्रव को भरने पर यदि द्रव को एक सिरे से दबाएं तो होने वाली गति क्या होगी, दोलन गति होगी। कैसे कि जैसे ये कोई नली है, ये कोई नली है, इसमें हमने पानी भर दिया, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो जब अपन इसको एक साइड से दबाएंगे ना, तो जो दबाव है इसका यहाँ दूसरी साइड पहुँच जाए, तो ये गति कौन सी होती है, दोलन गति होती है। तीसरा पॉइंट है, पानी में तैर रहे गुटके को दबाने पर होने वाली गति। जैसे ये क्या है, पानी है, इस पानी में एक गुटका पड़ा हुआ है अपना, जब अपन इसको ऊपर से दबाते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे गति करता है ना, ऐसे ऐसे गति करता है, तो ये भी किसका उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण है। अब आ जाओ सब, पेड़ की टहनी को हिलाने पर होने वाली गति। जैसे ये कोई पेड़ है, इस पर कोई ये टहनी लगी हुई है, जब अपन इसको हिलाएंगे तो ये एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, तो ऐसे ऐसे गति होती रहेगी इसकी। तो इसको एक बिंदु कंट्रोल कर रहा है ना, ये वाला बिंदु कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी गति जिसको एक बिंदु कंट्रोल करे वो कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोलन गति। अब मैं बात करूँगा किसकी, कंपन गति की। कंपन गति क्या होती है कि कंपन गति होती तो दोलन गति ही है, लेकिन इसमें जो आवृत्ति होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कंपनों की, वो ज़्यादा होती है। अधिक आवृत्ति से होने वाली दोलन गति, अधिक आवृत्ति से होने वाली दोलन गति कंपन गति कहलाती है। आ गया ना समझ में, कंपन गति क्या होती है कि ऐसी दोलन गति जिसमें जो कंपन हो रहे हैं, जो दोलन हो रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो ज़्यादा हो, तो वो कंपन गति होती है। जैसे वाहन के स्टार्ट होने पर वाहन कंपन गति करता है,
जब अपन किसी वाहन को स्टार्ट करते हैं तो कंपन सा होता है ना, तो वो कंपन गति का उदाहरण है। भूकंप आने पर होने वाली गति, सितार या गिटार के तार को खींचने पर होने वाली गति। सितार या गिटार का तार जो होता है वो कैसी गति करता है, कंपन गति करता है। तबला या ढोलकी को थपथपाने पर होने वाली गति, तबला या ढोलकी को थपथपाने पर होने वाली गति। ठीक है, ये थे कंपन गति के उदाहरण। अब देखिए नोट नंबर 1 क्या है, अधिकतर वाद्य यंत्रों की गति कंपन गति के अंतर्गत आती है। अधिकतर जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनकी जो गति होती है वो कंपन गति के अंतर्गत आती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, दोलन गति की आवृत्ति कम होती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है और दोलन गति की जो आवृत्ति होती है वो कम कम होती है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि भैया प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति होती ही होती है, ये कोई आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, कैसे, जैसे पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, यह एक आवर्त गति का उदाहरण है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, यह एक आवर्त गति का उदाहरण है, परंतु दोलन गति का उदाहरण नहीं है ये। परंतु किसका उदाहरण नहीं है, दोलन गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थे, इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अब आ जाओ सब दोलन गति के तत्वों पर। दोलन गति के क्या होते हैं, अरे यार वही आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम के बारे में बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आवर्तकाल, दोलन काल, कंपन काल, जिसे अपन टी से डिनोट करते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, आवर्तकाल, दोलन काल और कंपन काल। कौन कौन सा, आवर्तकाल, दोलन काल, कंपन काल, एक ही चीज़ होती हैं, इनको अपन टी से डिनोट करते हैं। तो एक दोलन या कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल क्या होता है, टी, कि एक चक्कर लगाने में जो कंपन होता है वही क्या होता है, एक दोलन या कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अरे क्या हो रहा है ये, अब पढ़ेंगे हम दोलन गति के क्या तत्व। दोलन गति के तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो दोलन गति के तत्व क्या होते हैं। पहला तत्व होता है इसका आवर्तकाल, और आवर्तकाल को ही अपन दोलन काल या कंपन काल कहते हैं, जिसे टी से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है कि एक दोलन या कंपन करने में जो समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन या कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। जैसे कि ये एक वो है, तो एक दोलन इसका होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक दोलन होगा ना, इसमें जो समय लगेगा टी, वही क्या होगा, आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल टी, इसका मात्रक सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है आवर्तकाल का, सेकंड होता है। नोट, एक चक्कर में लगा समय, यानी कि एक चक्कर में लगे समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ये बता रहा है ये। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का जो आवर्तकाल होता है टी, 24 घंटे होता है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है। तो आवर्तकाल भी तो यही है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो कितना समय लिया इसने, 24 घंटे लिया। घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल 60 सेकंड का होता है, क्योंकि 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है वो। घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल 3600 सेकंड का होता है, यानी कि वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है अपनी। और घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल होता है 12 हावर का, यानी कि 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना वो। तो 12 गुणा 60 कर देंगे, ये क्या है, मिनट हो गया, और फिर इसमें 60 का और गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 42,200 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है घंटे वाली सुई। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 42,200 इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो ये क्या थे, दोलन गति का एक पहला तत्व था आवर्तकाल। अब दूसरा जो इसका तत्व होता है वो होता है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की या कंपनों की या चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में उसने कितने चक्कर लगा दिए। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड हो रही है,
1 सेकंड हो रही है, तो इस 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए, कितने कंपन करे, कितने दोलन करे, ये क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ज होता है, HZ हर्ज। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, यानी कि F बराबर क्या होता है 1/T। F यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, 1/T यानी कि T यानी आवर्तकाल। तो जब अपन आवर्तकाल का व्युत्क्रम कर देते हैं तो वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और T का मात्रक हमने देखा था पहले क्या होता है, आवर्तकाल का सेकंड होता है। तो 1/सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। एक मात्रक क्या होता है इसका, हर्ज भी होता है। तो सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड या हर्ज, ये मात्रक होते हैं किसके, आवृत्ति के। अब अगर मैं बात करूं किसकी, आयाम की, अगर मैं बात करूं, आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड बोलते हैं भैया। तो आयाम होता क्या है, आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन या विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन या विचलन को आयाम कहते हैं। क्या है ये चीज़, मैं आपको बताता हूँ अभी। कि जैसे कि मान के चलो कि ये कोई, चलो मैं इसी में बता देता हूँ, ये कोई क्या है, पेंडुलम है। तो इसमें ये इसकी चरम स्थिति है, यानी कि पीक वैल्यू है। ये इसकी चरम स्थिति है, पीक वैल्यू है। ये इसकी माध्य स्थिति है, यानी कि बीच वाली वैल्यू है, माध्य स्थिति। तो जब ये पेंडुलम इधर पीक पर जाएगा ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब इसका विस्थापन या विचलन होगा वो इसका एम्पलीट्यूड का मान होगा। ठीक है, अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन, इधर जो अधिकतम विस्थापन होता है इसका, इसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, यानी कि ए। इसे कैपिटल ए या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। आयाम को कैपिटल ए या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मात्रक होता है इसका सेंटीमीटर या मीटर इसका मात्रक होता है। मात्रक क्या होता है इसका, सेंटीमीटर या मीटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दूरी ही तो है, विस्थापन या विचलन जो हो गया वो क्या है, दूरी ही तो होती है। तो ये होता है हमारा क्या, आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। अब ये तीन हमारे क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सरल लोलक 20 दोलन में 10 सेकंड लेता है। भैया एक सरल लोलक है, वो 20 दोलन में 10 सेकंड ले रहा है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है क्या, टी पूछ रहा है ये। तो 20 दोलनों में कितना समय ले रहा है वो, 20 दोलनों में वो समय ले रहा है 10 सेकंड का। तो हमें निकालना है आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन में लगा समय। तो एक दोलन में कितना समय लग जाएगा, एक दोलन में समय लगेगा 20 को नीचे पहुंचा दो, 10/20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.5 आंसर आ जाएगा। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड लगा देंगे पीछे, 0.5 सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हृदय की आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल दोनों निकलवा रहा है। तो कैसे करेंगे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये दोलनों की संख्या हो गई कि 1 मिनट में कितने दोलन हो रहे हैं, 72 दोलन हो रहे हैं। तो हमें आवर्तकाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि एक दोलन में कितना समय लग रहा है। तो एक दोलन में कितना समय लग रहा है, यानी कि 72 दोलनों में लग रहा है 1 मिनट। तो 72 दोलनों में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हो रहे हैं। तो इसको 60 सेकंड लग रहे हैं। तो 72 बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कने में 60 सेकंड लग गए। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लग जाएगा, 72 को नीचे लिया 60/72 लग जाएगा। इसको काट लो, 12 से काट लो, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, ये आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा ये आपका। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा।
अपन जानते हैं कि जो आवर्तकाल और आवृत्ति होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी कि F बराबर क्या होता है, 1/T होता है। T की जगह पर 5/6 रख देंगे तो 1/5/6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। 6/5 को जब अपन हल करेंगे तो ये आएगा अपना 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 1.2 आ जाएगा। ये 1.2 हर्ट्ज आवृत्ति आ जाएगी इसकी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आवर्तकाल और आवृत्ति निकालनी है इसमें हृदय की। तो 72 बार धड़कने में समय कितना लगता है, इसको 60 सेकंड का लगता है। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा, 60/72 बराबर 5/6। ये अपनी क्या आ गई, ये अपना आवर्तकाल आ गया। अब आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो टी की जगह पर अपन 5/6 रख देंगे। ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचकर 6/5 हो जाएगा। 5 से 6 में भाग दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 हट जा जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर। तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड है तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या होगी एवं 10 दोलनों में लगा समय क्या होगा। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड है, यानी कि इसने टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 सेकंड दे रखी है इसने, टी की वैल्यू दे रखी है इसने 5 सेकंड। ठीक है भैया, तो टी की वैल्यू 5 सेकंड दे रखी है तो यह कह रहा है कि 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा है इसमें यहाँ पे। तो और फिर बाद में एक देखो क्या दे रहा है, 10 दोलनों में लगा समय। तो एक दोलन में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड। तो 10 दोलनों में कितना समय लगेगा, 5 × 10 बराबर 50 सेकंड। तो 10 दोलनों में तो ये आ गया 50 सेकंड। अब हमको टी दे रखा है 5 सेकंड, फ्रिक्वेंसी निकालने की क्या करेंगे, एफ बराबर क्या होता है, 1/T होता है। तो टी की जगह पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा अपना, एफ बराबर आ जाएगा अपना 1/5। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 0.2। फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी अपनी, 0.2 हर्ट्ज। ओके, ये हो गया अपना इस वाले का उत्तर। ये भी हो गया, ये भी हो गया और वो भी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त होती है। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। ओके, थैंक यू।